स्मार्टफ़ोन हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा होता है। हम जहाँ जाते हैं, चाहे मार्केट, चाहे वॉशरूम, फ़ोन हमारे हाथ से छूटता नहीं है। कहीं भी बैठो फ़ोन होगा, कहीं भी उठो फ़ोन होगा। लेकिन ये सब बातें मैं आपके साथ आज करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि फ़ोन हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं पता है, वो ये है कि फ़ोन के इस्तेमाल से आपकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। टॉयलेट पर बैठकर शायद सोशल मीडिया चलाने में मज़ा बहुत आता होगा। लेकिन भले ही ये बात अब आपको नॉर्मल लगे, लेकिन ये आदत आपके हेल्थ पर बुरा असर डाल रही है और आपको इसकी जानकारी भी नहीं है। इतना ही नहीं, आपको एक गंभीर बीमारी होने के 46% यानी कि जी हाँ, 46% चांसेस हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन-सी बीमारी है जो टॉयलेट पॉट पर बैठकर फ़ोन चलाने से हो रही है? आखिर कुछ ही घंटों की तो बात है, इसमें बीमारी कैसे पैदा हो सकती है? अब आप ये भी सोचेंगे कि इसका फ़ोन से कनेक्शन क्या है? आखिर फ़ोन और पेट का क्या तालमेल? लेकिन आज के हमारे सेहतनामा के इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शायद ये टॉपिक नॉर्मल है और आप समझ भी पाएँगे, लेकिन कोई शायद इतनी खुल के बात नहीं करता। दरअसल जर्नल प्लोस वन में प्रकाशित किए गए एक अध्ययन में ये पाया गया कि टॉयलेट पर बैठकर स्मार्टफ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों में बवासीर होने का खतरा अधिक होता है। और ये बात सत्य है, आजकल के लोगों को ये समस्याएँ हैं, लेकिन लोग डर जाते हैं, लेकिन खुल के कह नहीं पाते। और ये रिसर्च अमेरिका के बेथ इज़राइल डेकोनिस मेडिकल सेंटर के रिसर्चर्स ने किया है। यानी कि कोई छोटे-मोटे रिसर्चर्स नहीं हैं। जब अमेरिका की बात आती है तो लोग यही सोचते हैं कि वहाँ के लोग तो पढ़े-लिखे होंगे। तो फिर पढ़े-लिखे हैं तो आप भी भरोसा करें। क्योंकि आगे इस रिसर्च के बारे में आपको विस्तार से बताएँगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बवासीर है क्या? और इसके लक्षण क्या हैं और सिम्पटम्स किस तरीके से आप पहचान सकते हैं? सबसे पहले पाइल्स 2 तरह के होते हैं, एक खूनी बवासीर और दूसरी बादी बवासीर। खूनी बवासीर को इंटरनल हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। ये एनल यानी कि मलाशय के अंदर होता है, यानी कि इंटरनली होता है और इस बवासीर में शुरुआत में दर्द कम होता है, लेकिन जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो उस दौरान दर्द तेज हो जाता है, ब्लड भी आने लगता है और ब्लीडिंग अब डिपेंड करता है कि किस तरीके का दर्द है। कभी ब्लीडिंग कम भी होती है, तेज भी होती है और कभी-कभी एकदम कम। और इसमें किसी तरह की गांठ नहीं होती है। हालाँकि कभी-कभी गांठ बाहर की ओर निकल कर उभर ज़रूर जाती है, लेकिन गांठ नहीं होती है। और तो और इसमें एनल के अंदर सूजन और ब्लीडिंग जैसी समस्याएँ भी आपको महसूस होती होंगी। अब ये तो इंटरनल हेमोरॉइड्स की बात हो गई, लेकिन इसके विपरीत, इसके ऑपोज़िट एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स भी होते हैं। इसमें किसी भी इंसान को गांठ और सूजन दोनों ही एक समय पे हो सकता है, जिससे पेन, सूजन और जलन दोनों ही एक साथ नज़र आते हैं। बादी बवासीर में खून नहीं आता, लेकिन दर्द उससे ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बेहतर तो इंटरनल हेमोरॉइड्स है, तो बिल्कुल नहीं, दोनों ही हेमोरॉइड्स गलत है। अब हम सिम्पटम्स की बात करें, तो वॉशरूम के समय खून आने के साथ एनल एरिया में खुजली, जलन के साथ बैठने में दर्द या फिर चुभन भी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो किसी ने वहाँ पे कट कर दिया हो। साथ ही मल त्याग के बाद भी मल त्यागने की इच्छा होती है, लेकिन आप की चाह के भी ये प्रोसेस कर नहीं पाते। यानी आपको बार-बार लगेगा कि आपको वॉशरूम जाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये तो सिम्पटम्स हो गए। लेकिन अब उपाय क्या है? सच बताऊँ तो उपाय आपके घर में ही है, क्योंकि अगर आप अपने मम्मी-पापा से बात करेंगे तो वो सबसे पहले आपको घरेलू नुस्खे ही बताएँगे। क्योंकि उस दौरान व्यक्ति को साफ तौर पे मसालेदार खाना मना कर दिया जाता है, दूध प्रोडक्ट्स भी उनसे भी परहेज़ करने को कहा जाता है, साथ ही हरी सब्जियाँ और गुनगुना पानी पीने को ज़्यादा कहा जाता है। लेकिन अगर फिर भी ये कम नहीं होता तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ऑपरेट करा लीजिए। लेकिन खैर मुद्दे पे वापस लौटते हैं, क्योंकि मामले में जो स्टडी की गई है, उसमें साफ कहा गया है कि इस अध्ययन में 125 वयस्कों को शामिल किया गया, जो नियमित जांच के लिए कोलोनोस्कोपी करवाने आए थे। इन लोगों में उनकी रोजमर्रा की आदतें और बाथरूम में बिताए गए समय के बारे में ऑनलाइन प्रश्न वाली जो एक सर्वे वाली जो क्वेश्चनायर होता है, उसको भरवाया गया। साथ ही डॉक्टरों ने यह भी जांचा कि किसे बवासीर के समय कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं। और जिन-जिन लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया था, रिसर्च किया गया था, उनमें से लगभग 86% लोगों ने बताया कि वे टॉयलेट पर बैठकर स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तब शुरू में जो हमने बात कही थी, वो अब शायद आप समझ पाएँ। क्योंकि जो लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वो आम तौर पर उन लोगों में कम उम्र के थे, जो फ़ोन का उपयोग नहीं करते थे। लेकिन एक और अहम बात जो ये सामने आई है कि फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोग टॉयलेट पर ज़्यादा समय बिताते हैं। और ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि आज के समय में फ़ोन किसी से छूटता नहीं है, चाहे बाहर हो या फिर वॉशरूम। और लगभग 37% स्मार्टफ़ोन यूज़र्स ने ये भी बताया कि वो हर बार 5 मिनट से अधिक समय टॉयलेट के अंदर बिताते हैं, जबकि उपयोग ने करने में ये संख्या केवल 7% के आसपास थी।
ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप फ़ोन लेके वॉशरूम में जाएँगे, तो जो समय आप 5 मिनट देने गए हैं, वो 10 या 15 मिनट बढ़ जाता है। ख़ैर, अब आपको ये भी बता दूँ मैं कि इस मामले में डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक टॉयलेट सीट पर बैठा रहता है, तो एनल टिश्यू पर लगातार दबाव पड़ता है। समय के साथ ये दबाव वहाँ की कनेक्टिविटी टिश्यूज़ के ऊपर पड़ने लगता है, जिससे वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे नसें फूल जाती हैं और बवासीर की समस्या शुरू हो जाती है। क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया के कई ऐप्स चलाने का इतना शौक हो गया है लोगों को कि लोग चाह कर भी फ़ोन छोड़ नहीं पाते और उन्हीं पे निर्भर रहते हैं। चाहे कॉर्पोरेट का कोई इंसान हो, कोई स्टूडेंट हो, फ़ोन सबको ज़रूरी है। लिहाज़ा खाते-पीते बाहर या फिर सोते यहाँ तक टॉयलेट पर बैठकर भी फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। इसके अलावा युवाओं को कम उम्र में जो ये बीमारी होती है, तो माँ-बाप घबरा जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं माँ-बाप को तब ये लगता है कि शायद खाने की वजह से हुआ हो, तो ये गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कारण हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए अब लोगों को ध्यान देना होगा कि वो टॉयलेट में किस चीज़ के लिए जाते हैं, वहाँ पर कितना समय लगाते हैं, तभी वे इस बीमारी से बच सकते हैं। अब मैं अगर कहूँ कि सिर्फ़ ये फ़ोन के कारण हो रहा है, तो ये भी एकदम गलत होगा। तो मैं साफ तौर पे ये नहीं कहूँगी कि इसका कारण सिर्फ़ टॉयलेट है या फिर फ़ोन है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक कारण ये भी है जो आप वॉशरूम में इतना समय व्यतीत करते हैं। और ये भी गौर कीजिएगा, जब स्टार्टिंग में ये लोगों को होता है, ख़ास करके आजकल यूथ को जब ये हो जा रहा है, तो वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि उनको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, कहीं उनको स्टमक कैंसर तो नहीं हो गया है, कहीं लिवर में, इंटेस्टाइन में तो कोई गड़बड़ी नहीं हो गई है। क्योंकि वो परेशानी इतनी ज़्यादा जटिल होती है। हालाँकि ये बात नॉर्मल है, आजकल डॉक्टर से कहते हैं और माँ-बाप से कहते हैं कि कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं या फिर वो शर्म महसूस करते हैं ये बात खुले में बताने में। जब हम ऑफ़िस से छुट्टी चाहिए होती है, स्कूल नहीं जाना होता है, कोई पूछ लेता है कि क्या बीमारी है, तो हम झिझकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बीमारियाँ सबको हो रही हैं, तो अगर ये ज़्यादा डेंजरस ना हो जाए, इसीलिए खुल के माँ-बाप को भी बताएँ, और अगर ये बीमारी खत्म नहीं होती है, तो डॉक्टर को भी बताएँ। लेकिन आज के हमारे सेहतनामा के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो गौर कीजिएगा और कोशिश करिएगा, क्या पता अगर आपको ये बीमारी हो, तो वो कुछ समय बाद टल जाए। लेकिन नहीं टलती है तो फिर डॉक्टर्स को दिखाएँ। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और हमारे सेहतनामा के एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में हम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की भी राय लाएँगे, उनसे भी सीधे तौर पर बात करेंगे। तो उन सब के लिए बने रहें एरनाओ के साथ।